हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले HVDC और HVAC के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इन सेकंड सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द जनरेशन ऑफ HVDC यूजिंग रेक्टिफायर सर्किट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के डिफरेंस पे। तो सबसे पहले हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हाई वोल्टेज एसी को कहाँ यूज़ करना चाहिए या किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन कौन से डिस्टेंस तक हम यूज़ कर सकते हैं या कहाँ एफिशिएंट्स होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम आते हैं हाई वोल्टेज एसी पे। तो हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन या हाई वोल्टेज एसी का जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि एसी वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर की मदद से इजीली स्टेप अप कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत इजी है और ये एक एफिशिएंट वे है। लेकिन अगर हम डीसी सिस्टम की बात करें तो डीसी वोल्ट सिस्टम में जो कन्वर्टर हैं और इन्वर्टर यूज़ होते हैं, उसका जो लॉसेस हैं वो इसको HVDC सिस्टम को लेस एफिशिएंट करते हैं। अब बात यह है कि HVAC की जो फ़ायदा है कि हम इसको स्टेप अप इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कि हम जितना चाहें उतना इसका वोल्टेज स्टेप अप कर सकते हैं। उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड जो वोल्टेज हाई का है, हाई वोल्टेज का जो एसी वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम बहुत ज़्यादा स्टेप अप करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो इसलिए इंसुलेशन भी हाई चाहिए। और दूसरी है कि ओवरहेड सिस्टम में जो कंडक्टर्स के बीच में जो स्पेस होती है वो भी ज़्यादा चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ करना पड़ेगी। जैसे ही वोल्टेज हमें इंक्रीज़ करेंगे वैसे उसी हिसाब से हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज़ करना पड़ेगी। दूसरा ये है कि जैसे ही वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो जो टावर है उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है और विड्थ भी इंक्रीज़ होती है, जो सिस्टम को एक एक्सपेंसिव बनाते हैं। और एसी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा तो उसका कैपेसिटिव इफ़ेक्ट भी बढ़ेगा और इसलिए शंट रिएक्टर हमें चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए। उसके लिए भी हमें एक कास्ट चाहिए और उसके साथ जो हाई वोल्टेज को टावर होते हैं उसके लिए भी हमें इंसुलेशन मोड चाहिए। और उसके साथ हाई वोल्टेज एसी सिस्टम में कोरोना के भी लॉसेस होते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स होते हैं और उसके साथ डिफरेंट इसके लॉसेस भी होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम एक एफिशिएंट एंड स्टेबल ट्रांसमिशन सिस्टम है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट की कोई चांस नहीं है। और कंपेयर टू एसी सिस्टम इसमें जो कंडक्टर चाहिए वो भी कम चाहिए और जो साइज़ होती है टावर की HVDC सिस्टम में वो भी कम होती है, तो विजुअल इम्पैक्ट भी इसका लेस होता है। उसके सिवा अगर हम पावर की बात करें तो HVDC सिस्टम में पावर पर कंडक्टर हम 1.4 टाइम्स मोर सेंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एसी सिस्टम। लेकिन HVDC सिस्टम की जो लिमिट्स हैं वो है इसमें कन्वर्टर और इन्वर्टर जो हम यूज़ करते हैं इसके लॉसेस होते हैं और इसकी मेंटेनेंस होती है और स्विचिंग लॉसेस होते हैं। उसके सिवा इसमें जैसे डीसी सिस्टम में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो इसमें आर्क क्वेंचिंग के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती है। इस फिगर में ओवरऑल HVAC एंड HVDC सिस्टम की प्राइस कंपेरिजन दी गई है। जैसे कि एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एसी की टर्मिनल कास्ट जो होती है वो बहुत कम है, लेकिन HVDC की टर्मिनल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन HVAC में
लाइन लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू HVDC सिस्टम। सो इसमें ओवरऑल हम अगर देखें तो HVDC सिस्टम HVAC सिस्टम के कंपेयर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसको हम ब्रेक इवन डिस्टेंस कहते हैं। इट मीन्स 750 किलोमीटर के ऊपर अगर हम HVDC सिस्टम को यूज़ करें तो ये एक एफिशिएंट सिस्टम बन सकता है। लेकिन HVDC सिस्टम अगर हम 750 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे यूज़ करें तो वो एक लेस एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू HVAC सिस्टम के। वोल्टेज DC वोल्टेज डिफरेंट प्लेस पे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अप्लाइड फिज़िक्स में स्पेशली और रिसर्च वर्क में यूज़ किया जाता है। उसके सिवाय हाई वोल्टेज DC केबल्स और कैपेसिटर की इंसुलेशन टेस्ट में भी यूज़ होता है, और उसके सिवा इम्पल्स जनरेटर की चार्जिंग में भी हाई वोल्टेज DC यूज़ होता है। तो अगर हमें 100 kV तक हाई वोल्टेज DC जनरेट करना है तो हम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक वाल्व रेक्टिफायर यूज़ करके हाई वोल्टेज DC जनरेट कर सकते हैं। लेकिन 100 से ऊपर अगर हमें जनरेट करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक डिफरेंट इसकी कंस्ट्रक्शन में चेंज करनी पड़ेगी। सो हाई वोल्टेज DC को जनरेट करने के लिए डिफरेंट वे हैं। एक तो हम सिंपल रेक्टिफायर सर्किट्स यूज़ करते हैं, उसके सिवा दूसरा वोल्टेज मल्टीप्लाइज़र है, उसके सिवा वेन डिग्राफ जनरेटर भी है जिसकी मदद से हम HVDC जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई वोल्टेज जनरेशन यूजिंग रेक्टिफायर सर्किट्स। सो रेक्टिफायर बेसिकली क्या करते हैं, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है या डबलर सर्किट भी है। और ये रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी हो सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट डिवाइस भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्यूब टाइप जो रेक्टिफायर हैं वो हायर पीक इनवर्स वोल्टेज को विथ सस्टेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट टाइप्स। अगर हमें हाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा चाहिए तो वोल्टेज डबलर का सर्किट सीरीज़ में लगा के बहुत ज़्यादा वोल्टेज हम जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में पहले हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड जो है ये है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव से है, नेगेटिव हाफ कनेक्टेड है। तो मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर इज एट फॉरवर्ड बायस। उस जैसे कि ये रेक्टिफायर फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा पहले हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में यही डायोड और यह नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस बन जाएगा। तो ये कैपेसिटर जो होगा डिस्चार्ज होगा इस लोड के थ्रू। लेकिन अगर हमें कैपेसिटर की चार्जिंग का टाइम बढ़ाना है या कम करना है तो हम इसकी RC टाइम कांस्टेंट के थ्रू हम इसके टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं, और इसके चार्जिंग करंट को एक एक्स्ट्रा सीरीज़ में ट्रांसफार्मर के सीरीज़ में हम रेजिस्टर लगा के इसका जो कैपेसिटर का चार्जिंग करंट है उसको भी कम कर सकते हैं। उसके बाद है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो डायोड यूज़ किए हैं, डायोड A है और दूसरा है डायोड B। डायोड A पहले हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा और डायोड B नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। और कैपेसिटर जो हमने यहाँ यूज़ किया है ये रिपल को कम करने के लिए यूज़ किया है। और यहाँ दूसरा जो सर्किट है ये है वोल्टेज डबलर सर्किट का। वोल्टेज डबलर सर्किट की मदद से हम अगर हमारा सोर्स वोल्टेज है 6 वोल्ट तो हम इसको 12 वोल्ट कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वोल्टेज डबलर सर्किट में हमने 2 डायोड यूज़ किए हैं, 2 कैपेसिटर हैं और
सोर्स वोल्टेज है और ट्रांसफार्मर है। तो सपोज़ पहले हमने नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर किया है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो ये पहले वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव हाफ से पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो पहले वाला जो C1 कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरा हाफ साइकिल है पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल, अब दूसरी फिगर में ये दिया हुआ है पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पहले वाला जो कैपेसिटर चार्ज है वो उसका वोल्टेज और सिस्टम सोर्स वोल्टेज दोनों सीरीज़ में है। तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि दोनों आपस में सीरीज में है, तो टोटल इसका 6 + 6 12 वोल्ट हो गया, मीन्स 2 टाइम्स हो गया, दोनों का सम हो गया। तो पॉजिटिव साइकिल में दूसरा डायोड जो है वो हो गया फॉरवर्ड बायस, और जो अब ये C2 कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा सोर्स वोल्टेज प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 1, मतलब 6 + 6 कैपेसिटर वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, मतलब जो कैपेसिटर 2 के वो अक्रॉस वोल्ट होगा वो होगा 12 वोल्ट। तो हम वोल्टेज डबलर की मदद से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। सेम वे अगर हम वोल्टेज ट्रिपलर यूज़ करें तो 3 मरतबा हम इस सोर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर सकते हैं। इस सेम वे से हम अगर वोल्टेज का और मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहें, मतलब मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करना चाहें, तो वोल्टेज मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट। Thank you for watching this video. Kindly like and share. Also subscribe my